हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल KPGS ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। मैं आज के ब्लॉग में कवर करने वाली हूँ प्रोविडेंट फंड विच इज़ नोन एज PF, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस विच इज़ नोन एज ESI एंड द ग्रेचुटी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल को विजिट करेंगे तो वहाँ पर और भी काफ़ी सारे नॉलेजेबल वीडियोज़ मैंने डाले हुए हैं, लाइक फ्रीलांसिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, रिज्यूम राइटिंग आप कैसे कर सकते हैं, अपना रिज्यूम कितना प्रिपेयर आप कर सकते हो अच्छे से, राइट। तो मुझे ना काफ़ी DM आए कि मैम हमारा रिज्यूम बना दो, या फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं ये हमें बताओ, क्या प्लेटफॉर्म्स हैं। तो गाइज़ मैंने ना वही चीज़ें समझाने और बताने के लिए वीडियोस बनाई हैं। तो आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखा करें। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ कंटेंट देखकर मुझे DM कर देते हो कि मैम हमें ये बताओ। तो गाइज़ मुझे ऐसा लगता है, बाकी हो सकता है आपने वीडियो देखकर ही मुझे मैसेज किया हो, बट फिर भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरा वीडियो जो है कंप्लीट देखा करें, राइट। अब हम बात करते हैं प्रोविडेंट फंड की, कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है, राइट। तो प्रोविडेंट फंड के अंदर मैं जो कवर करने वाली हूँ विच इज़ प्रोविडेंट फंड क्या होता है, प्रोविडेंट फंड का बैलेंस हम कैसे चेक कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, किस अमाउंट पर कंट्रीब्यूशन होता है, कितना होता है, राइट। बैलेंस जो है हम कैसे चेक कर सकते हैं, एंड ट्रांसफ़र प्रोसेस क्या होता है, कब अमाउंट जो है हम निकाल सकते हैं, किन कंडीशंस में निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं कवर करने वाली हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कुछ भी स्किप नहीं करें, राइट। तो अब हम कवर करते हैं अपना प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? तो प्रोविडेंट फंड जो है वो एक गवर्नमेंट का डिज़ाइन किया हुआ रिटायरमेंट स्कीम है फॉर ऑल सैलरीड पर्सन, राइट। अब अगर हम बात करें कि क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, तो प्रोविडेंट फंड इट्स अ कंबाइंड कंट्रीब्यूशन बिटवीन यू एज वेल एज एम्प्लॉयर। कितना कंट्रीब्यूशन होता है और किस अमाउंट पर होता है, राइट। CTC पर होता है, टेक होम पर होता है, ये मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 12% होता है, और ये अमाउंट होता है आपका बेसिक सैलरी प्लस DA। इस अमाउंट पर आपका 12% डिडक्शन होता है। एम्प्लॉय साइड की 12% डिडक्शन, लेट सपोज अगर 14,000 प्लस DA मेरा बेसिक सैलरी के अंदर आ रहा है, और 12% मैं इस पर डिडक्ट करूँगी, इट कम्स अराउंड 1,860, राइट। तो ये 12% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मैंने बताया है। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। यहाँ पर हम कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं समझने में कि एम्प्लॉयर, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आते थे कि मैम एम्प्लॉयर का तो कंट्रीब्यूशन कम है, हमारा तो पूरा 12% हो रहा है। ऐसे नहीं होता है, थोड़ा सा हम समझने में मिस्टेक कर देते हैं। 8.33% यहाँ पर जो होता है वो EPS में जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयर का जो 12% है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। वो 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड होता है कि 8.33% जो होता है वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर जाता है, एंड 3.67 जो होता है वो आपका प्रोविडेंट फंड में जाता है। अब अगर मैं बात करूँ 14,000 प्लस DA के ऊपर 8.33% अगर जाएगा EPS में, तो इट कम्स अराउंड 1,166 अमाउंट, एंड 3.67 जो है सेम 14,000 प्लस DA पर अगर जाएगा तो इट कम्स अराउंड 514 रुपीज़, राइट। तो ये इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। तो हम कभी कभी समझने में मिस्टेक कर देते हैं, और हमारे मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि एम्प्लॉयर तो कम दे रहा है PF में, हमारा पूरा PF अमाउंट कट रहा है। तो ऐसे नहीं होता है, कंबाइंड कंट्रीब्यूशन होता है, इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। बस एम्प्लॉयर का ये है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर ऐसे कैलकुलेट होता है। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेशन, एक एस्टिमेटेड फिगर आप देख सकते हैं, कहाँ पर देख सकते हैं। क्या कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो अगर आप गूगल पर डालोगे PF कैलकुलेटर, राइट, तो वहाँ पर आपको एन नंबर ऑफ कैलकुलेटर निकल कर आ जाएंगे, और वहाँ पर आपसे डिटेल पूछी जाती हैं, आप वो डिटेल फिल करिए एंड आपका एस्टिमेटेड फिगर निकल के आ जाएगा कि आपका इतना अमाउंट एज ए PF डिडक्ट हो रहा है, राइट। एक जो कैलकुलेटर है उसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, दैट इज़ क्लियर टैक्स कैलकुलेटर। वहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं, आपसे डिटेल पूछा जाएगा, एज क्राइटेरिया एंड ऑल, वो सब आप फिल करो एंड आपका एस्टिमेटेड PF डिडक्शन जो है वो निकल कर आ जाता है। तो ये तो मैंने बताया कि आप कैसे खुद कैलकुलेट कर सकते हो, एक एस्टिमेटेड फिगर अपने PF का आप ले सकते हो। अब इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जहाँ से हम PF बैलेंस अपना चेक कर सकें, और क्या प्रोसेस होता है ट्रांसफ़र का। लाइक मैंने जॉब अपना लीव कर दिया है, मैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जा रही हूँ, तो अब क्या प्रोसेस रहेगा, क्या मेरा फ़ंड कैसे ट्रांसफ़र होगा,
राइट। ये भी काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन होता है, काफ़ी एक्सपीरियंस होने के बाद भी क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आपको अगर बताऊँ तो आप अगर EPFO की साइट पर जाओगे, राइट, तो वहाँ पर UAN नंबर आपसे पूछा जाता है, पासवर्ड पूछा जाता है। पासवर्ड अगर आपको नहीं पता है एंड आप फॉरगेट पासवर्ड पे जाइए, वहाँ से आपको जो है पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप अपना पासवर्ड सेट करके और वो EPFO की साइट ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि UAN नंबर क्या होता है। UAN नंबर कहाँ मिलेगा? तो UAN नंबर जो होता है इट्स ए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, राइट। तो ये नंबर जो होता है ये आपके सैलरी स्लिप में मोस्ट ऑफ द सैलरी स्लिप में टॉप ऑफ द सैलरी रिसिप्ट होता है, सबसे ऊपर सैलरी स्लिप में मेंशन होता है UAN नंबर। तो वहाँ से आपको ये UAN नंबर मिलता है, राइट। तो वो UAN नंबर लेकर और अपना पासवर्ड आप क्रिएट करके, अगर नहीं है तो आप अपना EPFO साइट पर जाकर अपना प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, अपना पूरा फंड बैलेंस जो भी है आपका वो चेक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस EPFO ने ये भी प्रोविज़न दिया हुआ है कि अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड है EPFO की साइट पर, तो इनकी एक हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पर आप मिस कॉल दीजिए, आपका PF डिटेल वो आपको मैसेज कर देते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसफ़र कैसे होता है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जब आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या आपका सिलेक्शन हो जाता है तो HR आपसे काफ़ी सारे फॉर्म फिल कराते हैं, राइट। तो इन दैट फॉर्म 13 जो होता है वो आपके PF डिटेल के अंदर आता है। आपसे PF डिटेल उसमें मांगी जाती हैं, आपका UAN नंबर, आपका नॉमिनी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, राइट। तो वो HR आपसे सारी डिटेल ऑनबोर्डिंग के टाइम पर इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स फिल कराते हैं, फिर वो आपके बिहाफ पर आपके क्या बोलते हैं EPFO पोर्टल पर वो आपकी डिटेल फिल कर देते हैं और आपका जो फंड होता है लास्ट ऑर्गेनाइजेशन से आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र हो जाता है, राइट। ये प्रोसेस होता है। तो अब हम बात करें, यहाँ पे नॉमिनी भी आपसे फिल कराया जाता है। नॉमिनी इसलिए फिल कराया जाता है इफ़ इन केस आपके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो उस कंडीशन में आपका जो पैसा है वो आपके नॉमिनी को मिल जाता है, राइट। तो ये तो हो गया अपना ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस। इसके अलावा भी आप अगर खुद भी कुछ भी EPFO की साइट पर अपना प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं या कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, लाइक आपने नंबर चेंज किया, आप चाहते हो कि मेरे को सारे नोटिफिकेशन और ये सारी चीज़ें मेरे न्यू नंबर पर आएँ, तो आप EPFO की साइट पर जाकर अपना प्रोफाइल में डिटेल में एडिट कर सकते हो अपना नंबर, राइट। नंबर रजिस्टर्ड होने से आपको बहुत बेनिफिट होता है। अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड है EPFO की साइट पर तो आपको एवरी मंथ आपका कितना डिडक्शन हो रहा है वो भी मैसेज आता है, अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ है, एंड आपका टोटल कितना कंट्रीब्यूशन अभी तक हो चुका है, फंड कितना हो चुका है, वो भी आपको मैसेज आ जाता है। तो ये तो हो गया आपका ट्रांसफ़र का प्रोसेस और आप कैसे बैलेंस चेक कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें प्रोविडेंट फंड के अंदर आती हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रोविडेंट फंड जो है उसे कब निकालना चाहिए और क्या वो पूरा निकाला जा सकता है या कुछ कंडीशंस हैं या क्या क्या कैसे निकाल सकते हैं, राइट। तो येस गाइज, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस जिनमें कि आप पैसा निकाल सकते हो, बट कुछ हद तक ही निकाल सकते हो। कंप्लीट पैसा जो है वो आप बहुत ही रेयर केसेस हैं उनमें निकाल सकते हो। तो वो कंडीशंस आज मैं आपको बताने वाली हूँ सारी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज ये जो पार्ट है ये बहुत क्रूशियल पार्ट है और बहुत कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज होता है, राइट। तो अब अगर हम बात करें कि किन कंडीशंस में पैसा निकाला जा सकता है, तो कंडीशंस लाइक देयर आर सम सर्टेन लिमिटेशंस, कंडीशंस, सम इमरजेंसीज जिनमें कि आप पैसा PF का निकाल सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूं, आपको अपना फ्लैट परचेज़ करना है, अपना होम परचेज़ करना है, तो 5 ईयर कंप्लीशन ऑफ योर सर्विस एंड आप 36 मंथ की सैलरी के बराबर अपना कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, राइट। अब अगर हम बात करें, आपको फ्लैट परचेज़, आपको प्लॉट परचेज़ करना है, राइट, आपको कोई ज़मीन खरीदनी है, तो 5 ईयर कंप्लीशन ऑफ योर सर्विस एंड 24 मंथ की सैलरी के बराबर आप जो है अपना अमाउंट निकाल सकते हैं। आपको घर रिनोवेट कराना है, नाउ यू रिक्वायर्ड अ फंड, तो आपको 5 ईयर कंप्लीशन ऑफ योर सर्विस एंड 12 मंथ की सैलरी के बराबर आप अपना कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, राइट। आपको अपनी फर्दर स्टडी के लिए या बच्चों की फर्दर स्टडी के लिए फंड रिक्वायर्ड है, तो 7 ईयर कंप्लीशन ऑफ योर सर्विस एंड 50% तक आप अपना कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। आपके नियर डियर में किसी का मैरिज है, सन का, डॉटर का, ब्रदर का, सिस्टर का, एंड यू रिक्वायर्ड ए फंड, तो आपका 7 ईयर कंप्लीशन ऑफ योर सर्विस एंड आप जो है 50% तक का अपना कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। आपको होम लोन डिसमिस कराना है, होम लोन आपको ख़त्म कराना है, 10 ईयर कंप्लीशन ऑफ योर सर्विस एंड 36 मंथ की सैलरी के बराबर अपना कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं।
टर्मिनेशन है या कंपनी के ऊपर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो इन दैट कंडीशन आप अपना 50% फुल कंट्रीब्यूशन जो है निकाल सकते हो। यहाँ पर सर्विस कंप्लीशन का कोई कैप नहीं है, आप अपना 50% कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ मेडिकल इमरजेंसी, आपका खुद का मेडिकल इमरजेंसी है या नियर डियर में किसी का है, क्लोज ब्लड रिलेशन में है, देन आप जो है 6 मंथ की सैलरी के बराबर अपना अमाउंट निकाल सकते हो। बट यहाँ पर सर्विस कंप्लीशन का कुछ कैप नहीं है, यहाँ पर आप 6 मंथ की सैलरी के बराबर अपना कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो 15 डेज और मोर देन 15 डेज क्लोज रहती है, उस कंडीशन में आप अपना फुल कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, अनएम्प्लॉयमेंट आप सफ़र कर रहे हैं 1 मंथ से 2 मंथ से, इन दैट कंडीशन आप अपना फुल कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, राइट। रिटायरमेंट का केस है आपका, आप रिटायर हो चुके हैं, देन 10 ईयर आपकी सर्विस को होना चाहिए कंप्लीशन, देन आप अपना 100% जो है अमाउंट निकाल सकते हो। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें कि आप अपना अमाउंट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके का इनमें कंडीशंस है, कैप है, इतना ईयर कंप्लीशन ऑफ सर्विस होना चाहिए, तब तक आप इतना ही अमाउंट निकाल सकते हो। तो इस तरीके की कंडीशंस में आप अपना पैसा इतना निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज मैं इसमें सारी चीज़ें कवर करने वाली हूँ। एंड एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 20 और मोर देन 20 एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग, देन वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको EPFO में साइन अप होना चाहिए, राइट। तो ये तो था सारा PF का, मैंने आपको कवर करने की कोशिश की है कि PF क्या होता है, ट्रांसफ़र प्रोसेस क्या होता है, बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, किन किन कंडीशंस में पैसा कितना कितना निकाला जा सकता है। तो ये सारा मैंने आपको PF के बारे में बताया है, राइट। अब अगर हम बात करें ग्रेच्युटी की कि ग्रेच्युटी क्या होता है, तो ग्रेच्युटी एक वो अमाउंट होता है जो एम्प्लॉयर आपको सर्विस के रिटर्न में ऑफर करता है, राइट। एंड ग्रेच्युटी के लिए आप कब एलिजिबल होते हो? एनी एम्प्लॉय हु हैज़ बीन वर्क विथ 5 ईयर एनी ऑर्गेनाइजेशन, कंटिन्यूस 5 ईयर अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं तो आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होते हैं, राइट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने 5 ईयर कंटिन्यूस वर्क किया है तो आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल बनते हैं। अब अगर मैं बात करूँ, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन इसमें ये होते हैं, अगर मैं 4 ईयर 5 मंथ में कंपनी लीव करता हूँ या 4 ईयर 9 मंथ में कंपनी लीव करता हूँ, तो क्या मुझे ग्रेच्युटी मिलेगी? नहीं, आपको ग्रेच्युटी उस कंडीशन में नहीं मिलेगी, बिकॉज ग्रेच्युटी का जो सिंपल फंडा है वो यही है कि आपको 5 ईयर जो है कंप्लीट होना चाहिए अपना ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। टोटल 5 ईयर नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूस 5 ईयर आपके कंप्लीट होने चाहिए, तब आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल बनते हैं, राइट। अब अगर मैं बात करूं कि ग्रेच्युटी का डिडक्शन कैसे होता है, राइट, तो ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं तो ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन जो होता है वो आपके ईयर पर होता है, कितने ईयर आपने कंप्लीट किए हैं, लाइक 15 ईयर 10 ईयर इन ऑर्गेनाइजेशन इफ़ यू हैव कंप्लीटेड, एंड आपका लास्ट ऑन सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस DA, इस पर आपका जो है ग्रेच्युटी कैलकुलेट होता है। एंड वहीं मैं आपको अगर प्लेटफॉर्म की बात करूँ कहाँ पर आप अपना क्लियर चेक देख सकते हैं क्या एस्टिमेटेड आपका ग्रेच्युटी अमाउंट बनेगा, तो क्लियर टैक्स कैलकुलेटर जो कि मैंने आपको बताया है, आप उस पर जाइए एंड आप अपना सर्विस डालिए, जितना आपने सर्विस कंप्लीट किया है अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन में, एंड आप अपना लास्ट ऑन सैलरी एंड बेसिक सैलरी एंड द DA वो डाल के अपना एस्टिमेटेड अमाउंट जो है देख सकते हैं कि कितना आपका जो है ग्रेच्युटी बन रहा है। वन मोर थिंग, अब काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि ग्रेच्युटी अमाउंट हमें मिलता कब है, लाइक मैंने कंपनी अगर लीव कर दिया है तो कितने दिन के अंदर मुझे ग्रेच्युटी अमाउंट मिल जाएगा? मैक्स टू मैक्स 30 डेज़ के अंदर आपका ग्रेच्युटी अमाउंट जो है रिलीज़ हो जाना चाहिए, राइट। मैक्स टू मैक्स 30 डेज़ के अंदर आपका ग्रेच्युटी अमाउंट रिलीज़ हो जाता है, एंड आपका जो अमाउंट जब आता है तो ऑब्वियसली आपके बैंक अकाउंट में ही आता है, आपको नोटिफिकेशन उसमें आ जाते हैं। तो ये तो होता है ग्रेच्युटी का क्राइटेरिया, राइट। तो गाइस, मैंने अपने वीडियोस में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, लाइक जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ज़रूरी है मैंने उतनी सारी चीज़ें कवर की हैं, लाइक प्रोविडेंट फंड है या ग्रेच्युटी है या अपना ESI है, राइट। ESI के बारे में भी अगर हम बताएं तो ESI जो होता है वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस गवर्नमेंट के अंडर ही आती है स्कीम, राइट। और ये ESI जो होता है ये एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय के रिलेशन में जो फैमिली होती है, राइट, उनको एक मेडिकल सर्विस एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ESI,
राइट। तो उसके अंदर ये होता है कि आपको कुछ भी आप वर्क नहीं कर पा रहे हैं, अनएबल टू वर्क ड्यू टू एनी सिकनेस, एनी मैटरनिटी और एम्प्लॉयमेंट इंजरी, तो आपको एक हेल्प वहाँ से मिल जाती है, राइट। तो ये ईएसआई के अंदर होता है। एंड ईएसआई का कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूँ, अगर इसकी कैलकुलेशन की मैं बात करूँ तो 3.25 एम्प्लॉयर का पे होता है, और वो भी आपका होता है वेज पर जो आपको पे हो रहा है, राइट। और एम्प्लॉई का पे होता है 0.75, वो भी आपको वेज पे होता है जो आपको पे हो रहा है। तो ये इसका कंट्रीब्यूशन होता है। एंड ईएसआई जो है, एनी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 और मोर देन 10 एम्प्लॉयज़ वर्किंग हैं, उसमें ईएसआई के लिए साइन अप होने चाहिए एम्प्लॉयज़, राइट। एंड ईएसआई जो है वो एवरी एम्प्लॉय हु आर गेटिंग 21,000 वो ईएसआई के अंदर कवर होते हैं, राइट। तो ये ईएसआई के अंदर चीज़ें होती हैं। मैंने सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट करने की कोशिश की है, फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। एंड प्रोविडेंट फ़ंड का थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो प्रोविडेंट फ़ंड इसलिए वीडियो में थोड़ा बड़ा चला है, लंबा चला है थोड़ा सा। बट हाँ, मैंने कोशिश ये की है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट में एटलीस्ट उतने कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊँ जिसमें कि चीज़ें कवर हो जाएँ सारी, राइट। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखा करें। अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि सिर्फ कंटेंट देखकर मेरे को डीएम कर रहे हैं, तो ऐसा मत करो प्लीज़, आप मेरी वीडियोस देखो। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज करो, मैं रिप्लाई करूँगी। बिकॉज देखो, मैं भी आई एम नॉट जैसे कि मैंने सारी चीज़ें बताया, जो मुझे एक्सपीरियंस है मैं सिर्फ वही शेयर कर रही हूँ, राइट। देखो, आपको नॉलेज है, आप अगर देख रहे हो तो आपकी तो नॉलेज कहीं ना कहीं ब्रश अप हो ही रही है, बट आप किसी को शेयर कर रहे हो और कोइंसिडेंटली वो किसी ऐसे पर्सन को शेयर हो जा रहा है जिसको नॉलेज नहीं है, तो आपकी हेल्प से उनको नॉलेज हो रही है, राइट। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे, राइट। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पर करते हैं एंड तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।